नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उस अदृश्य सुरक्षा कवच के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के डिजिटल लेन देन को सुरक्षित रखता है। हम बस एक बटन दबाते हैं, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम सब अपनी सुविधा के लिए धड़ाधड़ फाइनेंस ऐप्स तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग उस विशाल रेगुलेटरी मशीनरी को समझते हैं जो असल में हमारे पैसों को सुरक्षित रखती है। एक ऐप डाउनलोड करने से लेकर हमारे फंड सुरक्षित रहने तक आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, आज के एजेंडे पे एक नजर डालते हैं। पहला, डिजिटल पेमेंट बूम, फिर ऐप रजिस्ट्रेशन के अंदर की प्रक्रिया, इसके बाद इकोसिस्टम के नियम, सुरक्षा का ढांचा, मोबाइल ऐप्स की सुरक्षा और अंत में उपभोक्ता संरक्षण। इस विश्लेषण में हम एक ऐप पर साइन अप करने के माइक्रो लेवल सफर से लेकर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाले मैक्रो लेवल बैंकिंग रेगुलेशंस तक सब कुछ कवर करेंगे। सेक्शन 1, द डिजिटल पेमेंट बूम। एक कैशलेस समाज की तरफ हमारा तेजी से बढ़ता कदम। उदाहरण के लिए ऊनोपे यानी ऊनोपे जैसे प्लेटफॉर्म को ही ले लीजिए। ये एक MCA रजिस्टर्ड कंपनी है जिसने अपने साथ 25,000 से ज्यादा यूजर्स को जोड़ा है। आज के समय में ये रोजमर्रा की वित्तीय जरूरतों के लिए एक बेहतरीन वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन गया है। अब देखिए, ये ऐप्स अब सिर्फ पैसे भेजने तक सीमित नहीं रह गए हैं। BBPS के जरिए पानी, बिजली के बिल चुकाने हो या फिर बस, ट्रेन और फ्लाइट की बुकिंग करनी हो, ये सब कुछ संभालते हैं। और चूंकि ये इतने सारे काम एक साथ करते हैं, इसलिए इनके पास हमारा जो डेटा मौजूद होता है वो अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो जाता है। सेक्शन 2, इनसाइड द ऐप रजिस्ट्रेशन। चलिए देखते हैं कि एक यूजर के तौर पर इस डिजिटल इकोसिस्टम में एंट्री करने का असली अनुभव कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। जब एक ऐप डाउनलोड किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कदम उठाने होते हैं, जैसे एक 6 या 7 अंकों की स्पॉन्सर आईडी और अपनी पर्सनल डिटेल्स डालना। फिर एक खास फॉर्मेट में पासवर्ड बनाना, जैसे unopay@123। इसके बाद एक 4 अंकों का टी-पिन सेट किया जाता है जिसे OTP से वेरीफाई करते हैं और अंत में मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में महज कुछ ही सेकंड लगते हैं और उन्हीं कुछ सेकंड्स में नाम, लोकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल और एक बेहद संवेदनशील टी-पिन जैसी जानकारी ऐप को सौंप दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने कम समय में शेयर किए गए इस सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। सेक्शन 3, रेगुलेटिंग द इकोसिस्टम। अब हम ऐप की स्क्रीन से थोड़ा पीछे हटते हैं और उन बड़े सरकारी नियमों पर पर्दा उठाते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। देखिए, डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतना ही एक गंभीर खतरा भी पैदा किया है। ऑनलाइन पेमेंट्स आसमान छू रहे हैं और इसी के साथ साइबर अपराधों में भी भारी उछाल आया है। जाहिर है, इस तेजी से बदलते माहौल को सुरक्षित करने के लिए एक बेहद मजबूत और व्यवस्थित सिस्टम की सख्त जरूरत थी। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स पर ये 21 पन्नों का एक विस्तृत दस्तावेज है और इसका असर सिर्फ कमर्शियल या स्मॉल फाइनेंस बैंकों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि गूगल पे और फोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स भी इसी के दायरे में आते हैं। सेक्शन 4, फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी। आइए रिजर्व बैंक के इस सुरक्षा ढांचे की मुख्य बातों को समझते हैं। ये मास्टर डायरेक्शन सिर्फ पासवर्ड बनाने के नियम नहीं बताता, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये डेटा को सुरक्षित रखने और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के रिस्क को मैनेज करने के लिए PCI, NIST और OWASP जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को लागू करता है। मतलब सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं। इस 21 पन्नों के दस्तावेज को बहुत ही स्मार्ट तरीके से अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया है ताकि हर डिजिटल एंट्री पॉइंट कवर हो सके। चैप्टर 2 गवर्नेंस पर फोकस करता है, चैप्टर 3 इंटरनेट बैंकिंग को सुरक्षित करता है और इसी तरह चैप्टर 4 और 5 मोबाइल ऐप्स और कार्ड पेमेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के तौर पर चैप्टर 2 के तहत संस्थाओं को एक कैपेसिटी मैनेजमेंट प्लान और डेटा रिकवरी सिस्टम लागू करना जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि भारी ट्रैफिक वाले समय में नेटवर्क फेल न हो या कोई अहम ऑडिट ट्रेल डेटा डिलीट न हो जाए।
सिस्टम को हर हाल में चालू रहना चाहिए। सेक्शन 5 सिक्योरिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। अब इन बड़े नियमों से वापस आते हैं और देखते हैं कि ये हमारे मोबाइल ऐप्स पर कैसे लागू होते हैं। इसे हम ओनोपे जैसे ऐप्स के साइन अप प्रोसेस से जोड़कर देख सकते हैं। नियम जैसे कि डिवाइस बाइंडिंग और संवेदनशील डेटा को स्टोर करने पर रोक, ये ठीक उसी समय के लिए बनाए गए हैं जब हम अपना टी-पिन या पासवर्ड डालते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी वेब एप्लीकेशन आपकी सेंसिटिव जानकारी को अपने पास सेव करके नहीं रख सकता। इसके अलावा आरबीआई एक मल्टी टियर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की भी मांग करता है, यानी जो स्क्रीन हम देखते हैं वो डेटाबेस से पूरी तरह अलग होनी चाहिए। साथ ही वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स और डीडोएस प्रोटेक्शन भी होना चाहिए ताकि सिस्टम को बाहरी साइबर हमलों से बचाया जा सके। सेक्शन 6 प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। जब चीज़ें गलत हो जाती हैं तो ये अदृश्य नियम हमें कैसे बचाते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लेन देन में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक के नियमों के तहत रियल टाइम अलर्ट भेजना, सिस्टम की लगातार लॉगिंग करना और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र होना अनिवार्य है। ये सभी चीजें मिलकर हमारे फंड्स की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। तो अगली बार जब कोई भी अपने डिवाइस पर पे बटन दबाता है तो जरा सोचिएगा कि उस एक क्लिक के पीछे कौन से अदृश्य सुरक्षा ढांचे काम कर रहे हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हमारा हर एक छोटा सा ऐप इंटरेक्शन वास्तव में जटिल और बेहद कठोर रेगुलेटरी कंट्रोल्स की एक अभेद्य दीवार से सुरक्षित होता है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।